सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई इंडिया से बांग्लादेश के मैच के ऊपर जो इंडिया हार चुका है। बट भाई इस मैच के ऊपर आने से पहले क्या हम अपने मोस्ट एक्सपेंसिव वाटर बॉय की बात कर लें। तो पर्सनली ना ये वीडियो देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि जब आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं और बिस्किट नमकीन खत्म हो जाए तो आपकी मम्मी बोलती है ना, जा बेटा पीछे से लेके आ। सो मी, अगर उसके बाद हम बात करें तो भाई इंडिया ने 5 चेंजेस करे थे आज की टीम में। तिलक वर्मा खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे थे, मोहम्मद शमी भी खेल रहे थे। और भाई जब तिलक वर्मा को कैप मिल रही थी ना तो उस समय एक श्रेयस अय्यर की फोटो आई थी वो सोशल मीडिया पे। भाई ये फोटो देख के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आई, भाई हर्ष दे चेहरे था, मतलब ये नहीं होता उनको तकलीफ नहीं होती। तो आओ यार अब थोड़ा सा इंडिया से बांग्लादेश मैच के ऊपर भी बात कर ले। भाई इंडिया टॉस जीतता है और इंडिया चूज करता है बॉलिंग, और मेरे हिसाब से ये सही भी था कि भाई अभी तक आपने सारे मैचेस में पहले बैटिंग करी है, तो अब आप चेस करके भी देख लो कि आपकी टीम वो कैसा खेलती है। तो भाई इंडिया की तरफ से पहले बॉलिंग करने आते हैं शामी और शार्दुल ठाकुर। तो भाई पर्सनली शार्दुल ठाकुर के लिए एक अच्छा ये अपॉर्चुनिटी थी दिखाने के लिए कि वो न्यू बॉल से क्या ऑफर वो कर सकते हैं टीम को, कि हम सबको पता है कि भाई न्यू बॉल से उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। बट तब भी भाई कैप्टन का एक ऑप्शन तो रहनी चाहिए ना कि अगर कोई बॉलर अच्छा नहीं कर रहा तो उसकी जगह हम किसी और को यूज़ कर पाएँ। तो भाई शार्दुल ठाकुर ने वो अपॉर्चुनिटी अच्छे से ली और उन्होंने स्टार्टिंग में 2 विकेट भी निकाले, शामी ने भी 1 विकेट निकाल दिया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई पावर प्ले में हमने बांग्लादेश को थोड़ा-सा बैक फुट पे डाल दिया था। और इसके बाद हम यहीं पे रुकते नहीं है भाई, फिर अक्षर पटेल आते हैं, वो भी पहले ओवर में 1 विकेट ले लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई अक्षर पटेल के ऊपर। भाई अक्षर पटेल अगर आप कंपेयर करो उनको श्रीलंका के मैच के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट थी उनकी, क्योंकि श्रीलंका वाले मैच है ना बहुत ज़्यादा रस्टी लग रहे थे। उनको देख के ऐसा फील भी आ रहा था कि भाई बहुत टाइम से उनको गेम टाइम नहीं मिला है, इसलिए वो ऐसा खेल रहे हैं। कि अगर आप देखो तो भाई श्रीलंका वाली जो विकेट थी वो बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक था, तब भी उनको बिल्कुल स्पिन नहीं मिल रहा था और बॉल भी वो बहुत वो तेज़ डाल रहे थे। बट भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट वही चीज़ उन्होंने इम्प्रूव करी, वो एक सही पेस पे डाल रहे थे और जिसकी वजह से उनकी बॉल टर्न भी हो रही थी और उसी कारण से उनको पहली विकेट भी मिलती है अपनी। और भाई रोहित शर्मा बहुत अच्छी कैच भी वो पकड़ते हैं स्लिप पे। तो भाई इससे ना मैं एक और पॉइंट पे वो जाना चाहूँगा, वो है इंडिया की फील्डिंग। भाई मेरे को समझ नहीं आता भाई हमारी फील्डिंग को क्या हो जाता है। भाई कभी हम इतनी अच्छी फील्डिंग करते हैं, अगर आप देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी और फिर भाई श्रीलंका के अगेंस्ट हमारी फील्डिंग अच्छी थी। भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हो गया मेरे को समझ नहीं आता। भाई वो तिलक वर्मा ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया, फिर सूर्य कुमार यादव ने भी कैच छोड़ दिया। भाई उसके बाद हमने कुछ बाउंड्रीज भी खा ली जो मेरे को लगता है हम रोक सकते थे। मेरे को तो ऐसा ही फील आता है कि भाई हमने मैच को थोड़ा सा लाइटली ले लिया था कि फाइनल में तो क्वालिफाई हो ही चुके हैं, आज हार गए जीत गए कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो वही मेरे को लगता है थोड़ी सी इंटेंसिटी वो लैकिंग थी हमारी फील्डिंग में। और भाई एक और चीज़, भाई रोहित शर्मा को ना स्लिप में रहना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, वो स्लिप में बहुत अच्छी फील्डर है। हमने पहले भी देखा है भाई नेपाल के अगेंस्ट भी श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ दिया था स्लिप में, और फिर भाई बांग्लादेश के साथ सूर्य कुमार यादव ने एक स्लिप में कैच छोड़ दिया। तो भाई मेरे हिसाब से भाई रोहित शर्मा को ना स्लिप में रहना चाहिए। तो अब हम वापस आते हैं मैच के ऊपर। तो भाई बांग्लादेश एक टाइम पे 58 फॉर 4 होता है। भाई उसके बाद भाई शाकिब अल हसन और तौहीद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, बांग्लादेश को कमबैक कराते हैं मैच में। तो ऐसा फील भी आता है कि भाई हो सकता है बांग्लादेश एक अच्छा टूर तक पहुंच जाए। बट भाई तभी शार्दुल ठाकुर आते हैं और उनको ऐसे तो नहीं बोलते भाई मैन विद द गोल्डन आर्म। वो आते हैं और शाकिब अल हसन को आउट कर देते हैं वो। भाई तब ऐसा फील आता है कि भाई अब हो सकता है इंडिया कमबैक करेगी और बांग्लादेश को वापस नहीं आने देगी मैच में। बट भाई ऐसा नहीं होता, बांग्लादेश वापस मैच में आता है, उनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन वापस एक पार्टनरशिप करते हैं बिल्ड, और बांग्लादेश 265 तक पहुंच जाता है भाई। भाई पर्सनली मेरे को लगता है भाई बांग्लादेश को 265 तक कहीं नहीं पहुंचना चाहिए था। भाई जैसी वो सिचुएशन में थे 200-210 से ज़्यादा उनको नहीं बनाने चाहिए थे। और पर्सनली मेरे को ये भी लगता है कि भाई हमारे जो मेन बॉलर्स थे वो रेस्ट पे थे। अगर कुलदीप यादव, वो बुमराह और सिराज खेल रहे होते तो मेरे को लगता नहीं कि भाई ये 210-220 से ज़्यादा बनाते थे ये लोग। तो अब हम आते हैं इंडिया की बैटिंग के ऊपर। तो भाई रोहित शर्मा आते सारी आउट हो जाते हैं, क्योंकि ना बॉल सरफेस से थोड़ा सा रुक के आता है और रोहित शर्मा को वो चीज़ समझ नहीं आती, वो जज नहीं वो कर पाते उसको कंप्लीटली, और वो शॉट जल्दी खेल जाते हैं। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश के फील्डर्स को एक सिंपल सा कैच मिल जाता है। और यही चीज़ अलग होती है अंडर द लाइट्स, कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मूवमेंट मिलती है और बॉल थोड़ा सा रुक के भी आता है। और जिस चीज़ का फायदा इंडिया ने उठाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी पहले बैटिंग करके, श्रीलंका के अगेंस्ट भी पहले बैटिंग करके, तो अब इंडिया ने वो चीज़ खुद फेस करी। तो इसके बाद आते हैं हमारे डेब्यूटेंट वो तिलक वर्मा। उनका डेब्यू देख के मेरे को मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो मीम याद आ जाता है, भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो उनका डेब्यू कुछ ऐसा ही रहता है, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो भाई होता क्या है कि ना बॉलर एक बॉल डालते हैं और आउट स्विंग होती है, अगली बॉल उसी टप्पे से वो आ जाती है सीधा, और तिलक वर्मा वही चीज़ समझ नहीं पाते और वो बोल्ड हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई ये बॉल भी बाहर को ही जाएगी, पर वो सीधी आ जाती है। तो पर्सनली भाई मैं तिलक वर्मा को ज़्यादा जज करूंगा नहीं इस पे, क्योंकि भाई उनका डेब्यू था, वो बहुत यंग भी है। तो अभी से ही उन पे कुछ ओपिनियन बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार ये 10-15 मैच खेल लेंगे तब पता चल पाएगा कि उन्हें पोटेंशियल है कि नहीं है। तो अब हम आते हैं गाइस केएल राहुल के ऊपर। केएल राहुल भी अच्छा खेल रहे होते हैं,
स्टार्टिंग में भाई वो रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं शुभमन गिल के साथ, क्योंकि भाई 2 विकेट जल्दी वो चली जाती है इंडिया की, तो वो अच्छा करते हैं भाई। पर जब दोनों तरफ से स्पिनर आ जाते हैं ना, तो गेम चेंज हो जाता है। और ना पिच को देख के ऐसा फील भी आ रहा होता है कि भाई जैसे-जैसे पिच यूज़ होती जा रही है, और ही ज़्यादा खराब होते जा रही है और स्पिनर्स को और ज़्यादा मूवमेंट मिल रही है। तो वही होता है, दोनों तरफ से स्पिनर लगते हैं, इंडिया पे आता है थोड़ा-सा प्रेशर क्योंकि डॉट बॉल ज़्यादा हो जाती है, और वहीं केएल राहुल एक शॉट मारने को देखते हैं, प्रेशर रिलीज़ करने को देखते हैं, और वो आउट हो जाते हैं। और भाई वहीं पे फील्डर की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, वो थोड़े से प्रोएक्टिव थे भाई, क्योंकि जब केएल राहुल शॉट मार रहे थे ना, तो फील्डर थोड़े से राइट को हो गए थे, और जिसकी वजह से वो ईज़िली कैच पकड़ पाते हैं। भाई उसके बाद आते हैं भाई ईशान किशन। भाई मेरे को ईशान किशन का समझ नहीं आता भाई। भाई हार्दिक पांड्या करके आए थे, आपको करने जाना है क्या? क्यों इतनी जल्दी है भाई? आराम से खेल लो थोड़ा यार। रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए भाई। भाई 50 ओवर का गेम है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको 350 400 बनाने हैं, 266 बनाने हैं भाई, बन जाएंगे आराम से। आपको शुभमन गिल के साथ टिकना था, एक पार्टनरशिप बनानी थी, क्योंकि भाई इस पिच पे वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए आके खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप टिको, एक पार्टनरशिप बनाओ, एक लंबी इनिंग्स खेलो, वही जरूरत थी। भाई वापस रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गए। भाई लास्ट मैच में भी वही कर रहे थे, सिंगल डबल निकाल नहीं रहे थे, चौके छक्के मारने को देख रहे थे श्रीलंका के अगेंस्ट भी। भाई मेरे को समझ नहीं आता इनका, भाई इनको अपना थोड़ा सा गेम इंप्रूव करना पड़ेगा भाई, अगर नंबर 4-5 में खेलना है तो। और इनका मेरे को समझ नहीं आता भाई, अगर आपको इंडिया के लिए भाई मिडल ऑर्डर में खेलना है, जहाँ पे उनकी जगह बनती है अभी, क्योंकि टॉप 3 में तो जगह बन नहीं रही उनकी, तो आपको स्पिन के अगेंस्ट खेलना ही पड़ेगा भाई, वरना श्रेयस अय्यर भी फिट होते सीधा टीम में आ जाएंगे। भाई सूर्य कुमार यादव की आज अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो ट्रस्ट थोड़ा सा रीपे करने का, जो टीम मैनेजमेंट ने उन पर दिखाया था, बट भाई ऐसा नहीं होता, वो 25-26 रन के अराउंड बनाते हैं और फिर वो आउट हो जाते हैं। भाई पर्सनली एक चीज़ मेरे को उनसे पूछनी है, भाई आप स्वीप के मारे जा रहे हो हर बॉल पे भाई, आप तो इंडियन हो, आपको स्पिन खेलनी आती है भाई, और आप पहले मैचेस में भी अच्छी स्पिन खेली हुई है आपने भाई, आप स्वीप क्यों मार रहे हो हर बॉल पे? भाई शाकिब अल हसन को भी वही चीज़ समझ आ जाती है भाई, अगर आप देखोगे ना वो कैसे आउट हुए, वो शाकिब अल हसन को स्वीप मार रहे होते हैं, और भाई शाकिब अल हसन इतने समझदार बॉलर हैं, वो चीज़ वो समझ गए, उन्होंने क्या किया, बॉल हल्की सी छोटी कर दी, और सूर्य कुमार यादव के बैट के ऊपर से बॉल निकल जाती है और वो बोल्ड हो जाते हैं। तो अब आते हैं हमारे अगले प्लेयर के ऊपर, जो थे भाई जडेजा। अगर उनकी बात करें तो भाई उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, वो राइट एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं, उनको विकेट्स भी मिल रही हैं, और भाई उन्होंने इस मैच में एक रिकॉर्ड भी बना लिया कि भाई वो ओनली इंडियन है आफ्टर कपिल देव, जिन्होंने 2000 रन बनाए हैं और 200 विकेट्स भी लिए हैं ओडीआईज में। हमको पता है कि कितने अच्छे ऑलराउंडर हैं और वो प्रूव भी करते हैं बार बार। बट भाई अभी करंटली ना उनकी बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, कुछ मैचेस से उनके रन नहीं बन रहे। और अगर आप इस मैच में भी देखो तो भाई वो स्टार्टिंग में सेट हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट भाई जैसे वो आउट हुए, जो शॉट मारा उन्होंने, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी भाई ये निकल के छक्का मारने की। आपको शुभमन गिल के साथ टिक के एक लंबा खेलना था, और अगर आप उनके साथ टिकते एंड तक तो भाई ईज़िली रन बन जाते, क्योंकि बांग्लादेश वाले प्रेशर में आ जाते। और भाई ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट की भी जाती है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, टीम के इतने साल से खेल रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप समझदारी दिखाओगे और ऐसे रैंडम शॉट्स नहीं मारोगे भाई आप। तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई हमारे लोन वॉरियर की, शुभमन गिल। भाई शुभमन गिल को सब लोग वो करते थे ट्रोल, आज वो ट्रोलर्स को बोल रहे हैं। तो अगर हम उनकी इनिंग्स की बात करें, तो भाई उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज़र दिखाया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक वो खेले। छोटी-छोटी पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रही थी, बट कोई भी लंबा टिक नहीं पाया उनके साथ, तो भाई प्रेशर उन पे आ रहा था बार-बार। बट उन्होंने अच्छा कंपोज़र मेंटेन किया, वो बाउंड्रीज़ मार रहे थे, पर वो गैप्स देख के मार रहे थे, वो कोई रिस्क नहीं ले रहे थे। और भाई जौन से बॉलर्स को भी वो टारगेट कर रहे थे और किस टाइम पे कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। अगर आप देखोगे तो भाई उन्होंने 35th से लेके 40th ओवर के बीच में थोड़े से बाउंड्रीज़ मारी, क्योंकि भाई हमको पता है कि भाई 40 ओवर के बाद एक एक्स्ट्रा फील्डर बाहर आप रख सकते होते हो। तो इसलिए उन्होंने उस टाइम में फ़ायदा उठाया कि जितने बाउंड्रीज़ मारनी है मार लेता हूँ मैं इस टाइम में। भाई अगर आप एंड की बात करें तो भाई अक्षर पटेल होते हैं उनके साथ, बट उस समय तक अक्षर पटेल बॉल को मिडल नहीं कर रहे होते इतने अच्छे से, तो शुभमन गिल को ओनस लेना पड़ता है अपने पे बाउंड्रीज मारने का, तो भाई उसी चक्कर में वो आउट भी हो जाते हैं। बट भाई ओवरऑल अगर बात करें तो भाई शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले, और स्पेशली भाई इस पिच पे जहाँ पे इतनी स्पिन हो रही थी, मुश्किल था, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से खेला। तो भाई उसके बाद हम आते हैं भाई एंड में, जो अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर की छोटी सी पार्टनरशिप होती है, अच्छी पार्टनरशिप होती है भाई, ऐसा लग रहा होता है कि हो सकता है इंडिया मैच ले जाएगा यहाँ से, बट तभी भाई शार्दुल ठाकुर का एक सॉफ्ट सा डिसमिसल था। बट भाई उसके बाद तो फिर मैच चेंज ही हो जाता है कंप्लीटली, जब शार्दुल ठाकुर आउट होते हैं, क्योंकि भाई अक्षर पटेल पे आ जाता है पूरा प्रेशर, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है, क्योंकि भाई उनके साथ आते हैं मोहम्मद शामी। तो भाई अक्षर पटेल अब सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट वो करने का सोचते नहीं है, उसे बाउंड्रीज मारने का देखते हैं, और उसी चक्कर में वो भी आउट हो जाते हैं। तो भाई ऐसे इंडिया मैच हार जाता है। तो अब मैं जनरली अपना ओपिनियन दूँ ना इस मैच के ऊपर, तो मेरा यही था कि पहली बात तो भाई इंडिया ने 50 रन तक मेरे को लगता है एक्स्ट्रा दे दिए बांग्लादेश को, 210 220 तक मैक्सिमम रोक देना चाहिए था हमको, क्योंकि जैसी सिचुएशन में हमने बांग्लादेश को ला दिया था, उसके बाद भाई इतने ही रन बनने चाहिए थे। और भाई उसके बाद सेकंडली अगर मैं इंडिया की बैटिंग की बात करूँ ना, छोटी-छोटी पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रही थी, पर कोई एक लंबी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पाई, कि भाई इस पिच पे वही चाहिए था। क्योंकि भाई ये पिच ने ऐसी नहीं थी कि आप आते सार सिंगल डबल निकाल लो, ईज़िली आप सेट हो जाओगे। इस पिच में सेट होने में टाइम लग रहा था थोड़ा-सा नए बैट्समैन को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस बैट्समैन की कि अगर आप टाइम लेके सेट हुए हो, तो आप लंबा खेलो।
तो यही चीज़ इंडिया के लिए एंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इंडिया के लिए। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को, और इन फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ ही डालता रहूँगा।